हेलो एवरीवन। 60 डेज चैलेंज डे 11। सबसे पहला हमारा टॉपिक जो रहता है वो है हिंदी। आज हम हिंदी में पढ़ेंगे अनेकार्थी शब्द, जैसे एक शब्द के और जो अलग अलग अर्थ होते हैं उनके बारे में। अनेकार्थी शब्द, जिन शब्दों के एक से अधिक अर्थ होते हैं उन्हें अनेकार्थी शब्द कहते हैं। 1. कल, बीता दिन, आने वाला दिन, मशीन। 2. कर, कर को हाथ या टैक्स भी कहते हैं। अंक, संख्या, गोद या फिर नाटक का भाग। 4. पत्र, चिट्ठी या पत्ता। हार, पराजय या गले का आभूषण। 6. गुरु, शिक्षक और भारी को भी बोलते हैं गुरु। 6 है वर, दूल्हा या श्रेष्ठ। 7. कुल, वंश या योग। 8. फल, परिणाम या फिर खाने का फल। 9. आम, सामान्य या फिर एक फल। अर्थ, मतलब या फिर धन। ठीक है, आप लोग एक बार इनको दोबारा देख लीजिएगा तो आपको इनके मीनिंग अच्छे से समझ आ जाएंगे। अगला है पद। पद के क्या क्या अर्थ होते हैं? स्थान, पैर, कविता की पंक्ति को भी पद कहते हैं। रस, तरल पदार्थ या काव्य का भाव। मूल, जड़, कीमत, आधार। उत्तर, जवाब या फिर उत्तर दिशा। मान, सम्मान, माप, अहंकार। गुरु, शिक्षक या भारी। तीर, बाण या फिर नदी का किनारा। चरण, पैर और अवस्था। दंड, सजा, लाठी, वंश, जिसका अर्थ है कुल। नेक्स्ट इज कनक, सोना या धतूरा। नाग, सांप, हाथी। वरुण, जल के देवता, समुद्र। अमृत, देवताओं का पेय, अत्यंत मधुर वस्तु। द्विज, ब्राह्मण, पक्षी, दांत। अंबर, आकाश, वस्त्र। घन, बादल, घना, धन। काल, समय, मृत्यु। करुण, दयालु, करुण रस से संबंधित। अंग, शरीर का भाग। ये सब आप लोग एक बार फिर से रिवाइज करना। और इसके बाद मैंने आप लोगों के लिए कुछ MCQs दिए हैं, आप वीडियो पॉज करके उनके आंसर कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। आवर नेक्स्ट सब्जेक्ट इज़ इंग्लिश। आज हम इंग्लिश में करने वाले हैं हमारा रूल 11। तो रूल नंबर 11 क्या कहता है हमारा, कि कुछ वर्ड्स होते हैं जिनके बाद हमको नॉट नहीं लगाना है। चलिए देखते हैं वो वर्ड्स कौन से हैं। अनलेस, लेट्स, शुड, until, hardly, deny, rarely, prohibited, forbid, seldom, both, scarcely, to, barely। ठीक है, इनके बाद हमको to का यूज़ नहीं करना है। चलिए कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं। नंबर 1, unless you do not understand the concept you cannot solve the questions। बताइए इसमें क्या होगा। अब अनलेस का मतलब तो पहले ही नो से होता है, तो यहाँ पर मुझे नहीं लगता कि नॉट का यूज़ होना चाहिए, और हमारा रूल भी यही कहता है। तो यहाँ से हमको डू नॉट को हटा देना है। तो हमारा सेंटेंस क्या बनेगा? अनलेस यू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट यू कैन नॉट सॉल्व द क्वेश्चन। ठीक है। सेकेंड इज बोथ ऑफ देम डिड नॉट पुट द जैकेट्स ऑन, नो एरर। बताइए यहाँ पर क्या करना है हमें? बोथ ऑफ देम को डिड नॉट को चेंज करना है हमको नाइदर ऑफ फ्रॉम डिड में। थर्ड इज़ आई हार्डली डू नॉट हैव एनी टाइम लेफ्ट फॉर आउटिंग। अब हार्डली का मीनिंग भी हमारा नो से होता है, तो यहाँ पर हमको ये डू नॉट को रिमूव कर देना है। फोर्थ, ही डिनाइड डैट ही हैड नॉट स्टोलन माई वॉच। अब ऑब्वियस सी बात है, डिनाइड का मतलब मना करना ही होता है, तो फिर यहाँ पे नॉट नहीं आएगा। यहाँ पर कुछ MCQs हैं, इनको आप सॉल्व कीजिएगा। हमारा अगला सब्जेक्ट है मैथ्स। आज हम मैथ्स में करने वाले हैं प्रतिशत की वृद्धि और प्रतिशत की कमी। जब किसी संख्या, वस्तु के मूल्य या राशि के मूल मान में बढ़ोतरी होती है तो उसे प्रतिशत वृद्धि कहते हैं। वृद्धि कैसे निकालते हैं? नया मान माइनस मूल मान। वृद्धि का फॉर्मूला क्या होता है? वृद्धि डिवाइड बाय मूल मान मल्टीप्लाई 100। यदि किसी संख्या में x प्रतिशत की वृद्धि हुई हो तो मूल मान मल्टीप्लाई 100 प्लस x अपॉन में 100। चलिए एग्जाम्पल 1 देख लेते हैं। 500 में 20% की वृद्धि, तो यहाँ हमने क्या करा है? 500 गुना में हमने पहली वृद्धि को हमने क्या मान लिया है? 100 मान लिया, और उसमें 20
ऐड कर दिया, तो ये 120/100, ठीक है। आवर सेकेंड एग्जाम्पल इज 800 में 25% की वृद्धि। 800 मल्टीप्लाई बाई 125 अपॉन में 100, तो हमारा नया मान क्या आएगा? यस, हमारा नया मान आएगा 1000। अब हम देखते हैं प्रतिशत की कमी। जब किसी संख्या, वस्तु के मूल्य या राशि के मूल मान में कमी होती है तो उसे प्रतिशत कमी कहते हैं। कमी भी कैसे निकालते हैं? मूल मान माइनस नया मान। और कमी को निकालने का फॉर्मूला क्या है? कमी डिवाइड बाय मूल मान मल्टीप्लाई बाय 100। अगर हमें x% की कमी दी है तो कैसे निकालेंगे? मूल मान मल्टीप्लाई 100 माइनस x अपॉन में 100। तो इसका फर्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं। 500 में 20% की कमी, तो 100 में से 20 माइनस कर देंगे तो हमारा क्या आएगा? 80। तो हमें क्या निकालना है? 80 निकालना है। 500 मल्टीप्लाई 80 अपॉन में 100, तो हमारा मान क्या आएगा? 400। सेकेंड एग्जांपल है 1200 में 15% की कमी, तो 100 में से 15 माइनस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? 85। तो 1200 मल्टीप्लाई बाई 85 अपॉन में 100, तो हमारा आंसर यहाँ क्या आ जाएगा? 1020। तो हमारा ये नया मान है। इससे आगे मैंने आप लोगों के लिए कुछ MCQs दिए हैं। आप वीडियो को पॉज करके अपने आंसर्स कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। अगला हमारा सब्जेक्ट रहने वाला है हिस्ट्री। आज हम हिस्ट्री में पढ़ेंगे मराठा साम्राज्य के बारे में। चलिए शुरू करते हैं। मराठा साम्राज्य का उदय। मराठा शक्ति के वास्तविक संस्थापक छत्रपति शिवाजी महाराज हैं। शिवाजी महाराज, इनका जन्म 19 फरवरी 1630 ईस्वी को हुआ, शिवनेरी दुर्ग, महाराष्ट्र में। इनके पिता शाहजी भोसले और माता जीजाबाई हैं। इनके गुरु दादाजी कोंडदेव हैं। शिवाजी का प्रमुख उद्देश्य स्वराज्य की स्थापना करना था। उनकी माता जीजाबाई ने उनके व्यक्तित्व एवं विचारों के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इनका एक महत्वपूर्ण दुर्ग माना जाता है जो है तोड़ना का दुर्ग, जिस पर इन्होंने 1646 ईस्वी में अधिकार कर लिया था। यह उनके स्वतंत्र शक्ति विचार की महत्वपूर्ण शुरुआत मानी जाती है। सेकेंड, शिवाजी की सैन्य शक्ति। गुरिल्ला युद्ध पद्धति। गनीमी कावा। शिवाजी ने गुरिल्ला युद्ध पद्धति का प्रभावी प्रयोग किया। इसमें शत्रु पर अचानक हमला करके उसे कमज़ोर करना प्रमुख रणनीति थी। पहाड़ी एवं दुर्गम क्षेत्रों का लाभ उठाकर शिवाजी छोटी और तेज सेना से युद्ध करते थे। इस रणनीति से उन्होंने बड़ी और शक्तिशाली सेनाओं के विरुद्ध भी सफलता प्राप्त की। शिवाजी के प्रमुख संघर्ष: मुगल साम्राज्य और बीजापुर सल्तनत। 1665 ईस्वी में पुरंदर की संधि हुई। शिवाजी और मुगल सेनापति जयसिंह के बीच पुरंदर की संधि हुई। 1666 ईस्वी, आगरा की घटना। शिवाजी आगरा में औरंगजेब के दरबार में गए। उन्हें वहां नज़रबंद किया गया, लेकिन बाद में वे चतुराई से वहां से निकलने में सफल रहे। और ऐसा कहते हैं कि जो शिवाजी थे वो लोहे की जैकेट और लोहे की टोपी पहनकर गए थे। तो सबसे पहले जो उन पर हमला करा था वो उनके सिर पे करा था, जो उनकी टोपी से बच गए। और उसके बाद उन्होंने अपने हाथ में एक शेर का पंजा कुछ पहन रखा था लोहे का, उससे उन्होंने वार किया, तो इस वजह से वो वहाँ से निकल पाए। शिवाजी का राज्याभिषेक। 1674 ईस्वी में शिवाजी का राज्याभिषेक हुआ। शिवाजी महाराज का भव्य राज्याभिषेक रायगढ़ दुर्ग में हुआ। उन्होंने छत्रपति की उपाधि धारण की। राज्याभिषेक कराने वाले प्रसिद्ध विद्वान गांगाभट्टू थे। राज्याभिषेक के बाद शिवाजी ने एक स्वतंत्र मराठा शासक के रूप में अपनी स्थिति मजबूत की। शिवाजी का उद्देश्य स्वराज्य की स्थापना और मराठा शक्ति को मजबूत करना था। नंबर 4 है हमारा शिवाजी का प्रशासन। अष्टप्रधान परिषद। शिवाजी महाराज की प्रशासनिक व्यवस्था की प्रमुख विशेषता अष्टप्रधान परिषद थी। इसमें 8 प्रमुख पदाधिकारी होते थे। शिवाजी महाराज की प्रशासनिक व्यवस्था की प्रमुख विशेषता अष्टप्रधान परिषद थी। इसमें 8 प्रमुख पदाधिकारी होते थे। नंबर 1 पेशवा, जिनका कार्य था प्रधानमंत्री। सेकंड, अमात्य, वित्त एवं राजस्व। थर्ड, सचिव, शाही पत्र व्यवहार। फोर्थ, सुमंत, विदेश संबंध। फिफ्थ, सेनापति, सेना का संचालन। सिक्स्थ, न्यायाधीश, न्याय व्यवस्था। 7, पंडित राव, धार्मिक कार्य। 8, मंत्री, दरबार एवं सूचना संबंधी कार्य। ये हम कैसे याद कर सकते हैं? जैसे पेशवा, अमात्य, सचिव, सुमंत, सेनापति, न्यायाधीश, पंडित राव, मंत्री। ठीक है, और ये हमको ऐसे रिवाइज करते रहना है ताकि हम लोग भूलें ना। इससे पहले भी हमने बहुत सारी चीज़ें शेयर करी है, आप लोग वो देख लीजिएगा। शिवाजी के बाद मराठा साम्राज्य। शिवाजी के बाद प्रमुख घटनाएं। 1680 ईस्वी में शिवाजी की मृत्यु हुई।
शिवाजी महाराज की मृत्यु के बाद उनके पुत्र संभाजी शासक बने। संभाजी ने औरंगजेब के विरुद्ध संघर्ष जारी रखा। 1689 ईस्वी में संभाजी की मृत्यु। इसके बाद राजा राम ने मराठा संघर्ष को आगे बढ़ाया। राजा राम की मृत्यु के बाद उनकी पत्नी ताराबाई ने मराठा संघर्ष का नेतृत्व किया। मराठों ने मुगलों के विरुद्ध अपना संघर्ष जारी रखा। लंबे संघर्ष के कारण मुगल साम्राज्य को दक्षिण भारत में भारी सैन्य एवं आर्थिक नुकसान उठाना पड़ा। 6. पेशवाओं का उदय। पेशवाओं की बढ़ती शक्ति। शिवाजी के बाद धीरे धीरे पेशवाओं की राजनीति शक्ति बढ़ने लगी और मराठा साम्राज्य का वास्तविक नेतृत्व उनके हाथों में चला गया। प्रमुख पेशवा जो रहे हैं वो है नंबर 1 बालाजी विश्वनाथ। पेशवा पद को मजबूत किया, मराठा शक्ति को संगठित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 2. बाजीराव प्रथम, एक महान एवं कुशल सेनानायक के रूप में प्रसिद्ध, मराठा साम्राज्य के विस्तार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनके समय में मराठा शक्ति का तेजी से विस्तार हुआ। नंबर 3 बालाजी बाजीराव, उनके साथ समय में मराठा शक्ति अपने चरम विस्तार तक पहुंची। उनके काल में मराठों का प्रभाव उत्तर भारत तक बढ़ा। महत्वपूर्ण तथ्य। पेशवा मराठा शासन का प्रमुख प्रधानमंत्री पद सबसे पहले थे हमारे बालाजी, फिर बाजीराव, इनको नाना साहेब भी बोलते थे। नंबर 7 पानीपत का तृतीय युद्ध। 14 जनवरी 1761 ईस्वी, तृतीय पानीपत का युद्ध। यह युद्ध मराठों और अहमद शाह अब्दाली के बीच हुआ। मराठा सेना का नेतृत्व सदाशिवराव भाऊ ने किया। इस युद्ध में मराठों को भारी पराजय का सामना करना पड़ा। इस पराजय से मराठा शक्ति को बहुत बड़ा राजनीतिक एवं सैन्य झटका लगा। इसके बाद मराठा शक्ति को दोबारा संगठित होने में समय लगा। नेक्स्ट है हमारा, अब ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ इम्पोर्टेंट डेट्स हो जाती हैं, चलिए एक बार देख लेते हैं। 1630 ईस्वी शिवाजी महाराज का जन्म। 1646 ईस्वी शिवाजी ने तोरना दुर्ग पर अधिकार किया। 1665 ईस्वी पुरंदर की संधि। 1666 ईस्वी आगरा की घटना। 1674 ईस्वी शिवाजी का राज्याभिषेक। 1680 ईस्वी शिवाजी की मृत्यु। 1689 संभाजी की मृत्यु। 1761 तृतीय पानीपत का युद्ध। सो पॉज द वीडियो एंड MCQs के आंसर जरूर कीजिएगा। आवर नेक्स्ट सब्जेक्ट इज़ चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पैदागोजी। इसमें आज का जो हमारा सब्जेक्ट है वो है बच्चे में आध्यात्मिक और चारित्रिक विकास। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे आध्यात्मिक विकास। आध्यात्मिक विकास का अर्थ है बच्चे में आंतरिक शक्ति, आत्म जागरूकता, नैतिक मूल्य और जीवन के उद्देश्यों की समझ का विकास होना। इसकी कुछ विशेषताएं हैं। आत्म जागरूकता एवं आत्मचिंतन का विकास। 2 सही और गलत के बीच अंतर समझने की क्षमता। 3 शांति, प्रेम, दया, सहानुभूति और करुणा जैसे गुणों का विकास। 4 जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित होना। 5 दूसरों के प्रति सम्मान और सहयोग की भावना। 6 आत्मनिरीक्षण एवं धैर्य का विकास। यहाँ पर एक शिक्षक की क्या भूमिका हो जाती है, चलिए देखते हैं। नंबर 1 बच्चों को नैतिक एवं मानवीय मूल्यों को समझने के अवसर देना। ध्यान, आत्मचिंतन, सकारात्मक गतिविधियों को प्रोत्साहित करना। सभी धर्मों एवं विचारों के प्रति सम्मान और सहिष्णुता की भावना विकसित करना। किसी विशेष धार्मिक विचार को थोपने की बजाय मानवीय मूल्यों पर जोर देना। एक शिक्षक के रूप में आपको यही करना चाहिए। अब है हमारा चारित्रिक विकास। चारित्रिक विकास का अर्थ है बच्चे के व्यवहार, आदतों, नैतिक मूल्यों और व्यक्तित्व के अच्छे गुणों का विकास करना। चारित्रिक विकास के प्रमुख गुण: ईमानदारी, सत्य, अनुशासन, जिम्मेदारी, आत्मनियंत्रण, सहयोग, सहानुभूति, सम्मान। चारित्रिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक। नंबर 1 परिवार, प्रारंभिक संस्कार एवं व्यवहार सीखने का प्रमुख माध्यम। 2 विद्यालय, अनुशासन, सहयोग और नैतिक मूल्यों का विकास करता है। 3 शिक्षक, अपने व्यवहार द्वारा आदर्श प्रस्तुत करता है। नंबर 4 मित्र समूह, सामाजिक व्यवहार और आदतों को प्रभावित करता है। 5 समाज एवं वातावरण, बच्चों के मूल्य और व्यवहार को प्रभावित करते हैं। यहाँ शिक्षक की भूमिका देख लेते हैं। नंबर 1 स्वयं आदर्श व्यवहार प्रस्तुत करना। 2 बच्चों को सही निर्णय लेने के अवसर देना। 3 अच्छे व्यवहार की प्रशंसा करना और प्रोत्साहन देना। 4 सहयोगात्मक गतिविधियों का आयोजन करना। 5 दंड की बजाय समझ, मार्गदर्शन और सकारात्मक अनुशासन पर जोर देना। यहाँ पर कुछ ट्रिक्स है, देख लेते हैं। आध्यात्मिक विकास, आंतरिक शांति, आत्म जागरूकता, जीवन मूल्य। चारित्रिक विकास, नैतिक गुण, अच्छा व्यवहार, जिम्मेदारी। सबसे प्रभावी माध्यम परिवार, विद्यालय, शिक्षक और
वातावरण। आगे मैंने आप लोगों के लिए कुछ MCQs दिए हैं, तो वीडियो को पॉज करके कमेंट में अपने आंसर ज़रूर लिखिएगा। अगला सब्जेक्ट है हमारा स्टैटिक जीके। आज हम स्टैटिक जीके में करने वाले हैं प्रमुख वाद्य यंत्र। सबसे पहला है हमारा तंत्र वाद्य, तार वाले वाद्य। जिन वाद्य यंत्रों में तारों के कंपन से ध्वनि उत्पन्न होती है उन्हें तंत्र वाद्य कहते हैं। नंबर 1 सितार। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का प्रमुख वाद्य यंत्र है। पंडित रविशंकर से विशेष रूप से प्रसिद्ध है ये। सेकंड सरोद, बिना पदों वाला तार वाद्य। उस्ताद अमजद अली खान प्रसिद्ध सरोद वादक हैं। वीणा, प्राचीन भारतीय तार वाद्य यंत्रों में प्रमुख है। कर्नाटक में इसका विशेष महत्व है। सारंगी, धनुष से बजाया जाने वाला तार वाद्य है। गायन की संगति में भी प्रयोग होता है। तानपुरा, मुख्यतः गायन वादन में स्वर की आधार ध्वनि बनाए रखने के लिए प्रयोग होता है। यहाँ पर कुछ विशेष बातें हैं। तंत्र वाद्यों में तार, काठी, कुंजी आदि भाग होते हैं। इनका प्रयोग मुख्यतः शास्त्रीय संगीत में किया जाता है। वायु वाले वाद्य यंत्र जो फूंक मार के बजाए जाते हैं। नंबर 1 बांसुरी, बांस की बनी होती हैं। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में प्रसिद्ध है। पंडित हरि प्रसाद चौरसिया प्रसिद्ध बांसुरी वादक हैं। शहनाई, संस्कार, विवाह एवं मांगलिक अवसरों पर बजाई जाती हैं। अत्यंत मधुर ध्वनि वाली होती हैं। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान इसके महान कलाकार थे। नाद स्वरम, दक्षिण भारत कर्नाटक संगीत का प्रमुख वाद्य है। मंदिरों और मंगल कार्यक्रमों में उपयोग की जाती हैं। पुंगी या पीन, पारंपरिक लोक वाद्य मुख्यतः सपेरों द्वारा बजाया जाता है। थर्ड है हमारे अवनद वाद्य, झिल्ली वाले वाद्य यंत्र जो कि हाथ से बजाए जाते हैं। सबसे पहले है हमारा तबला। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का सबसे प्रमुख ताल वाद्य है। दाया तबला, बाया। उस्ताद जाकिर हुसैन विश्व प्रसिद्ध तबला वादक हैं। पखावज, ध्रुपद गायन में प्रमुख प्राचीन ताल वाद्य है। मृदंगम, कर्नाटक शास्त्रीय संगीत का प्रमुख ताल वाद्य है। ढोल, लोक संगीत, लोक नृत्य और पर्व त्योहारों में व्यापक रूप से प्रयुक्त। ढोलक, भजन कीर्तन, लोकगीत आदि में प्रयुक्त। नेक्स्ट इज घन वाद्य, जिनको आपस में बजाया जाता है। जिन वाद्य यंत्रों में ठोस वस्तु को आपस में टकराने या प्रहार करने से ध्वनि उत्पन्न होती है उन्हें घन वाद्य कहते हैं। नंबर 1 मंजीरा, 2 छोटी धातु की प्लेटें जिन्हें टकराया जाता है। झांझ, बड़ी धातु की प्लेटें ताल देने के लिए प्रयोग की जाती हैं। घंटा, प्रहार करने पर मधुर ध्वनि होती है। मंदिरों और पूजन में प्रयुक्त। घटम, मिट्टी का घड़ा जैसा वाद्य दक्षिण भारतीय संगीत, कर्नाटक संगीत में प्रयोग किया जाता है। परीक्षा से कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है, देख लेते हैं। सितार, हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का प्रमुख वाद्य, प्रसिद्ध कलाकार पंडित रविशंकर। सरोद, बिना पदों वाला तार वाद्य, प्रसिद्ध कलाकार उस्ताद अमजद अली खान। संतूर, लकड़ी के हथौड़े से बजाया जाता है। प्रसिद्ध कलाकार पंडित शिव कुमार शर्मा। बांसुरी, बांस से बना वायु वाद्य, प्रसिद्ध कलाकार पंडित हरिप्रसाद चौरसिया। शहनाई, मांगलिक अवसरों से जुड़ा हुआ वायु वाद्य, प्रसिद्ध कलाकार उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। तबला, हिंदुस्तानी संगीत का प्रमुख ताल वाद्य, प्रसिद्ध कलाकार उस्ताद जाकिर हुसैन। मृदंगम, कर्नाटक संगीत का प्रमुख ताल वाद्य, प्रसिद्ध कलाकार टी.के. मूर्ति। पखावज, ध्रुपद गायन में प्रमुख ताल वाद्य है। पॉज द वीडियो एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। अब हम करने वाले हैं कुछ महत्वपूर्ण डेट्स, चलिए देखते हैं। विश्वव्यापी वेब दिवस 1 अगस्त, हिरोशिमा दिवस 6 अगस्त, राष्ट्रीय भाला फेंक दिवस 7 अगस्त, राष्ट्रीय हथकरघा दिवस 7 अगस्त, विश्व आदिवासी दिवस 9 अगस्त। इसको आप वीडियो पॉज करके एक बार दोबारा देखिए ताकि ये आपको याद हो जाए। इन पूरे अगस्त के महीने में हम लोग इसको रिपीट करते रहेंगे ताकि हमको याद करने पे जोर ना देना पड़े और ये हम इजीली ग्रैब कर सकें। नागासाकी दिवस 9 अगस्त, विश्व शेर दिवस 10 अगस्त, विश्व जैन ईंधन दिवस 10 अगस्त, अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस 12 अगस्त, विश्व हाथी दिवस 12 अगस्त। महत्वपूर्ण संविधान संशोधन। 15वां संविधान संशोधन अधिनियम 1963 उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु सीमा बढ़ाकर 60 से 62 वर्ष कर दी गई।
21वां संविधान संशोधन अधिनियम 1967। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में सिंधी भाषा को 15वीं भाषा के रूप में सम्मिलित किया गया। 22वां संविधान संशोधन अधिनियम 1969। असम में से एक अलग स्वायत्त राज्य मेघालय का निर्माण किया गया। 24वां संविधान संशोधन अधिनियम 1971। संसद को यह अधिकार प्राप्त है कि वे भारतीय संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है, मूल अधिकार का भी। 25वां संविधान संशोधन अधिनियम 1971। संपत्ति के मूल अधिकार में कटौती। Here are some books and their author. Last Man in Tower, Arvind Adiga. Development as Freedom, Amartya Sen. On Economic Inequality, Amartya Sen. Shalimar the Clown, Salman Rushdie. The Namesake, in other words, झुम्पा लाहौरी। आगे कुछ फुल फॉर्म्स हैं, एक बार देखते हैं। नाबार्ड, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। IDBI, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। SIDBI, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। ICICI, इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। HDFC, हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन। अब हम जान लेते हैं भारत के पड़ोसी देश के बारे में। सबसे पहले है बांग्लादेश। बांग्लादेश की राजधानी है ढाका और यहाँ की करेंसी है टका। इनका स्वतंत्रता दिवस 26 मार्च को मनाया जाता है। जातीय संसद है। संसद में 350 की सीट संख्या है। इनका राष्ट्रीय गान आमार सोनार बंगला रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा है। आधिकारिक भाषा यहाँ की बंगाली है। बांग्लादेश का राष्ट्रीय पुष्प वाटर लिली शापला। राष्ट्रीय पक्षी मैगपी रॉबिन डोयल काली सुई चिड़िया या दहियल। इनका राष्ट्रीय पशु है रॉयल बंगाल टाइगर बाघ और राष्ट्रीय वृक्ष है आम का पेड़। इनका राष्ट्रीय खेल है कबड्डी। और यहाँ के प्रमुख नृत्य हैं कुछ। ढली नृत्य है, डाक नृत्य है, कठपुतली नृत्य है, घाटो नृत्य है, छोकरा नृत्य है। हमारे एग्ज़ाम में कभी ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं जो भारत के पड़ोसी देशों से रिलेटेड होते हैं, तो उसके लिए ये आपको करवाया जा रहा है। बांग्लादेश की प्रमुख नदियाँ गंगा, ब्रह्मपुत्र, सुरमा, बराक, फेनी तथा मेघना सबसे लंबी नदी है। बांग्लादेश को नदियों की भूमि कहते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में जमुना तथा गंगा नदी को पद्मा के नाम से जानते हैं। बांग्लादेश की प्रमुख पर्वत और चोटी। बांग्लादेश की सबसे ऊंची चोटी के कारोडोंग है। यह बंदरबन में स्थित है। इसकी ऊंचाई लगभग 986 मीटर है। कुछ स्रोतों में साका हाफोंग को सबसे ऊंची चोटी माना जाता है। बांग्लादेश की सीमा रेखा। बांग्लादेश अपनी सीमा भारत और म्यांमार के साथ साझा करता है। सीमा से लगने वाले भारतीय राज्य पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा तथा मिजोरम। भारत से साझा सीमा रेखा की लंबाई 4096.7 किलोमीटर है। सीमा रेखा का नाम क्या है? रेड क्लिफ। ये एक क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार आया है कि भारत और बांग्लादेश की बीच जो सीमा रेखा है उसका नाम क्या है, तो आप लोग क्या बोलेंगे? रेड क्लिफ। देश के बारे में यहाँ कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं। नंबर 1, यह देश विश्व के सबसे बड़े डेल्टा गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा पर स्थित है। सेकंड, बांग्लादेश का कॉक्स बाजार विश्व का सबसे बड़ा बलुई पुलिन है। नंबर 3, बांग्लादेश का सबसे बड़ा पतन चटगांव है। बांग्लादेश गुलाबी मोती व जूट उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ के पहाड़पुर स्थित बौद्ध विहार के खंडर और सुंदरवन को यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है। बांग्लादेश बिम्स्टेक और सार्क का सदस्य है। ये थे बांग्लादेश से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट तथ्य जो आपके एग्ज़ाम पर्पज़ से बहुत इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। तो हमारा अगला है आज का करंट अफेयर्स। आज के करंट अफेयर्स हैं 11 अगस्त 2026। नंबर 1, भारत ने UNOG को 5 मोर गिफ्ट किए। भारत ने जिनेवा स्थित संयुक्त राष्ट्र कार्यालय को 5 मोर भेंट किए हैं। सेकंड, राहुल नवीन का कार्यकाल बढ़ाया गया। प्रवर्तन निदेशालय ED के निदेशक राहुल नवीन के कार्यकाल को 13 अगस्त 2027 तक 1 वर्ष के लिए बढ़ाया गया है। थर्ड, राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण। राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण NBA ने 9 अगस्त 2026 को ABS एक्सेस एंड बेनिफिट शेयरिंग तंत्र के तहत 3.79 करोड़ की राशि वितरित की। इसमें मध्य प्रदेश सबसे अधिक राशि प्राप्त करने वाला राज्य रहा। फोर्थ, ईरान ने सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद में नियुक्ति। ईरान के सर्वोच्च नेता मोज्तबा खामेनेई ने मेजर जनरल मोहसिन रेजाई को सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद SNSC में अपना प्रतिनिधि नियुक्त किया।
मोहसिन रेजाई को SNSC का नया सचिव भी नियुक्त किया गया है। 5th, रूस का नया रेल कॉरिडोर। रूस द्वारा प्रस्तावित नए ओवरलोड रेल कॉरिडोर का उद्देश्य संवेदनशील समुद्री मार्गों पर निर्भरता कम करना और माल परिवहन के लिए वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध कराना है। 6th, ब्रोमो टेंगर सेमुरू राष्ट्रीय उद्यान। ब्रोमो टेंगर सेमुरू राष्ट्रीय उद्यान इंडोनेशिया के पूर्वी जावा में स्थित है। अगस्त 2026 में यहाँ जंगल की भीषण आग लगी जिसके कारण भारी नुकसान हुआ है। 7, एशियन जूनियर वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप। एशियन जूनियर वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2026 में पुरुषों के 60 किलोग्राम वर्ग में भारत के नामिर कपम तोमचोमिताई ने स्वर्ण पदक जीता। 8, वर्ल्ड एथलेटिक्स अंडर 20 चैंपियनशिप। वर्ल्ड एथलेटिक अंडर 20 चैंपियनशिप 2026 में पुरुषों की हाई जंप स्पर्धा में बसंत कुमार मेघवाल ने रजत पदक जीतकर इतिहास रचा। वे इस स्पर्धा में विश्व अंडर 20 चैंपियनशिप पदक जीतने वाले पहले भारतीय पुरुष हाई जंप एथलीट बने। 9, टाइफून डॉल्फिन। टाइफून डॉल्फिन के चीन में पहुंचने के कारण 10 लाख से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। पूर्वी चीन में भारी बारिश और बाढ़ की स्थिति बनी तथा शंघाई में बड़ी संख्या में उड़ानें रद्द की गईं। 10, वर्ष 2026 का डिराक मेडल। वर्ष 2026 का डिराक मेडल भारतीय सैद्धांतिक भौतिकी विज्ञानी दीपक धर को प्रदान किया गया है। वे सांख्यिकी, भौतिकी और जटिल प्रणालियों के क्षेत्र में अपने महत्वपूर्ण योगदान के लिए प्रसिद्ध हैं। 11, कलकत्ता हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। सर्वोच्च न्यायालय कोलेजियम ने न्यायमूर्ति रविंद्र वी घुगे को कलकत्ता हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करने की सिफारिश की है। 12, FISU वर्ल्ड यूनिवर्सिटी स्क्वैश चैंपियनशिप 2026। FISU वर्ल्ड यूनिवर्सिटी स्क्वैश चैंपियनशिप 2026 की टीम स्पर्धा में भारत ने रजत पदक जीता। भारतीय खिलाड़ी सूरज चंद ने प्रतियोगिता की व्यक्तिगत स्पर्धा में भी शानदार प्रदर्शन किया और स्वर्ण पदक जीता। भारत ने यह चैंपियनशिप मुंबई में आयोजित की। 13, लाइफ टाइम लिबर्टेरियन अवार्ड। गुरुचरण दास लाइफ टाइम लिबर्टेरियन अवार्ड प्राप्त करने वाले पहले भारतीय बने हैं। इनकी पुस्तकें हैं इंडिया अनबाउंड, द डिफ़िकल्टी ऑफ बीइंग गुड, इंडिया ग्रोज एट नाइट। 14, भारत की गैर जीवाश्म ईंधन आधारित विद्युत क्षमता। 31 जुलाई 2026 तक भारत ने 300.50 गीगावाट गैर जीवाश्म ईंधन आधारित स्थापित विद्युत उत्पादन क्षमता हासिल कर ली है। 15, विश्व सिंह दिवस। वर्ष 2026 में विश्व सिंह दिवस 10 अगस्त को मनाया गया है। यह दिवस सिंहों के संरक्षण और उनके प्रति जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से मनाया जाता है। आपको ये सभी नोट्स मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। मेरे टेलीग्राम चैनल का नाम है टीचिंग करियर 777। और यदि आपको ये वीडियो थोड़ा भी हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और सबसे पहले अपडेट्स देखने के लिए बेल बटन को अवश्य दबाएं ताकि वीडियो अपलोड होते ही आप तक नोटिफिकेशन आ जाए। चलिए अच्छे से इनकी प्रैक्टिस करते रहिएगा और डेली रिवीजन करना है। हर हर महादेव।